नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे उषा प्रियंवदा जी की कहानी एक कोई दूसरा। तो आइए सुनते हैं कहानी। मैं अब भी सुंदर हूँ, मेरे होठों पर वही लाली है, आंखों की पुतलियों में वही चमक, और लोग अब भी उसी सराहना भरी दृष्टि से मुझे देखते हैं। मेरे अंदर बड़ा गहरा संतोष है कि मेरा रूप, मेरा चापल्य, मेरी हंसी किसी रिक्त जीवन का थोड़ा सा कोना तो भर सकी, और कुछ महत्व नहीं रखता। मझली भाभी कहती हैं, रानी बचपना न करो, बहुत अच्छा लड़का है। रंग वालों का वैभव, उनकी कुलीनता, उनकी शालीनता सारी बिरादरी में प्रसिद्ध है। वह तुम्हें पूजेंगे। पूजा के ऊंचे आसन पर तो बहुत अकेलापन होता होगा भाभी। तुम किस लिए अपने को मिटाए दे रही हो? तुम्हारा रूप, तुम्हारा रंग धीरे धीरे खो जाएगा। हर चीज की अपनी रुत होती है। हरे पत्ते नोचकर फेंक देने से ही पतझड़ नहीं आ जाता। पतझड़ कहाँ, मेरे ऊपर तो चिर वसंत है। मैं मुस्कुराती हूँ, मैं सच ही वासंती बयार हूँ। जहां जाती हूँ घर प्रांगण सुगंधित कर देती हूँ। ऐसा ही कभी किसी ने कहा था। किसने? अब याद नहीं पड़ता। अपने घर जाओ, सुख से रहो। भाभी उसी बात को पकड़े हुए हैं। मैं सुखी नहीं हूं, यह तुम कैसे कह सकती हो भाभी? देखो कितने आराम से तुम रखती हो। मझले भैया ने मोटर खरीद दी है, जहां चाहूं जाऊं। मेरे नाम इतना रुपया बैंक में है। क्या यह सुख नहीं रंग वालों के? वहां मुझे इससे अधिक क्या मिलेगा? भाभी धीरे से कहती हैं, रानी मन के मीत की बात ही कुछ और होती है। तो भाभी, वह रंग वालों के शहजादे, तुमने यह कैसे जाना कि वह मेरे मन के मीत बन सकेंगे? भाभी बड़े उत्साह से उत्तर देती हैं, वह इतने साल विलायत में रहे हैं, बड़े स्मार्ट हैं। तुमने तो स्वयं देखा है कि कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। मन के मीत नहीं भाभी, तन के भोक्ता कहो। मेरे मुख से ऐसी बात सुन भाभी सकुचाकर चुप हो जाती हैं। मेरी मीठी भोली भाभी बातें बंद कर कहती हैं, बाहर चलो, देखो कैसे तारे छिटके हैं। गंगा के पुल की बिजलियां अंधेरे में बड़ी सुंदर लगती हैं। तारों की छांव में खड़ा होना मुझे अच्छा लगता है। मुंह ऊपर करके आकाश को देखती हूँ। धप धप करते हुए कितने तारे हैं। मैं पहचानने का प्रयत्न करती हूँ कि कौन सा तारा स्निग्ध दृष्टि से मुझे देख रहा है। अचानक ही मैं एक उपस्थिति की सुवास से भर उठती हूँ। आकाश से झरती किरणें जागृत स्पंदित उंगलियां बनकर मुझे सहलाने लगती हैं। उस रात यूनिवर्सिटी में न जाने कौन सी लता फूली थी कि चारों ओर तीव्र सुगंध फैल रही थी। मेरा मन वहीं खड़े होकर उस सुवास में लंबी लंबी सांसें पीने को होने लगा। रात में सब कुछ कितना बदला बदला सा लग रहा था। दिन भर मुखरित रहने वाले क्लासरूम और सड़कें निस्तब्धता को ओढ़ सुस्ता रही थीं। रात्रि के आकाश की पृष्ठभूमि में बुर्जियों और मीनारों की आकृति गाढ़े रंग के धब्बों की तरह लग रही थी। उस विस्तृत नीरवता में श्यामा का स्वर एक फुसफुसाहट सा लगा। तुम तो डॉक्टर कुमार से अभी मिली नहीं? नहीं श्यामा, जा ही न सकी। सोचती तो रोज रही, पर कुछ विशेष काम भी न हो पाया था जो लेकर जाती। मेरे किए चैप्टर की उन्होंने बहुत प्रशंसा की। श्यामा बड़े अभिमान से बोली। और उन्होंने प्रशंसा की, इससे मुझे बहुत खुशी हुई। इतने सुलझे हुए विचारों और गहन अध्ययन वाले व्यक्ति कम ही होते हैं। मैंने चुपचाप उसकी बात सुन ली। श्यामा की थीसिस उसका जीवन प्राण बन गई थी। उठते बैठते सिर्फ उसी की चर्चा। डॉक्टर सिंह के रिटायर होने पर उसे इस बात से अधिक दुख हुआ था कि नए अध्यक्ष के आने तक थीसिस की प्रगति में बाधा पड़ेगी। डॉक्टर कुमार हमारे डिपार्टमेंट में आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी उन्हें मैक्सिमम सैलरी दे रही है। वह कैम्ब्रिज के डॉक्टर हैं। ये सब समाचार मुझे श्यामा ने ही समय समय पर दिए थे। एक अध्यक्ष के जाने और दूसरे के नियुक्त होने से मेरे ऊपर कोई असर न पड़ा था, बल्कि उस कुछ समय के अंतराल से मैं प्रसन्न ही हुई थी और अपने क्लब के वार्षिक उत्सव में निश्चिंत होकर भाग ले सकी थी। कार से उतरते हुए मैंने देखा कि काफी मोटरें पहले से ही आकर खड़ी थीं और पोर्टिको में भी कुछ लोग बातें करते दिख रहे थे।
मैं अपने अध्यापकों को नमस्कार करती हुई अंदर चली गई। अंदर हॉल में तीव्र प्रकाश था और बड़ी बड़ी खिड़कियां यूनिवर्सिटी लॉन की ओर खुली हुई थीं। मैं साड़ी संभालती अतिथि अभ्यागतों पर दृष्टि डालकर यह विचार कर ही रही थी कि कहाँ बैठूं कि एक ओर से धीरेन्द्र आता दिखाई दिया। तुम लोगों के लिए हम लोगों ने जगह रख ली है, उधर मुख्य टेबल के पास, मैंने पूछा। और क्या, आकर्षण का केंद्र तो तुम ही हो। बेचारे डॉक्टर कुमार तो तुम्हारे सामने फीके पड़ जाएंगे। धीरेन्द्र मुस्कुराया। डोंट बी फनी, मैंने धीरेन्द्र को मीठी सी घुड़की दी। ऐसी बातें सुनने का अभ्यास है, मेरे लिए ये उद्गार नए नहीं हैं। श्यामा धीरेन्द्र से बोली, डॉक्टर कुमार ने मुझसे कहा है कि यदि मैं ऐसे ही श्रम करती रही तो मेरी थीसिस उच्च कोटि की होगी। मैं जानती थी कि आज श्यामा प्रत्येक परिचित से यही कहेगी। मुझे मन में बुरा सा लग उठा। एक आकांक्षा जग उठी कि मेरे कार्य की भी ऐसी ही प्रशंसा हो, पर मैंने तो सिनॉप्सिस के अतिरिक्त अभी कुछ भी न किया था। मैं वहां से कहीं और हटना चाहती थी। तब तक दीक्षित और स्टड भी मेरे ही पास आ गए। हाय, स्टड ने कहा। हाय स्टड, उत्तर में मैं मुस्कुराई। स्टड लॉनिगन हमारे विभाग में 1 साल से आया हुआ था। विदेशी छात्रों की देखभाल की जो कमेटी थी उसकी मैं सदस्य थी और इसी कारण स्टड से मेरा परिचय घना हो गया था। धीरेन्द्र स्टड से मेरी मैत्री के प्रति सदा ईर्ष्यालु रहा है। आज तो तुम अपना नाम सार्थक कर रही हो, उसने मुझसे कहा। मेरे नाम का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है, मैं मुस्कुराई। डॉक्टर कुमार के स्वागतार्थ दिए गए उस भोज में मैंने नीली साड़ी पहनी थी। इतने दिनों के बाद भी मैं अपने को उस रात के परिधान में स्पष्ट रूप से देख रही हूँ। नीली सिल्क की साड़ी, उस पर चटक नारंगी बॉर्डर, नीला ब्लाउज साड़ी में कुछ ऐसा घुल मिल गया था कि सुनहरे तारों से बुना नारंगी बॉर्डर ही झिलमिला रहा था। बॉर्डर के रंग की वैसी ही चटक लिपस्टिक। तैयार होकर जब मैं ड्राइवर के गाड़ी लाने की प्रतीक्षा कर रही थी, भाभी बाहर आई और मेरी बलाएं लेने लगी। रानी, सच बिल्कुल परी सी लग रही हो। तुम तो जो भी पहन लो उसी में खिल उठती हो। साड़ी का रंग भी कितना सोबर है। फिर भी बॉर्डर की शोभा साड़ी पर और चटक लिपस्टिक का निखार चेहरे पर यह सब यूनिवर्सिटी में पहनने से क्या, कहीं और पहनती तो लोग देखते भी। धनी ठेकेदार की बेटी मेरी भाभी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और रिसर्च को हे समझती हैं। उनके अनुसार मैं अपना समय नष्ट कर रही हूँ। मुझे भी किसी धनी व्यवसायी या मिल मालिक के घर की शोभा बढ़ानी चाहिए। आत्मविश्वास की मुझ में कमी नहीं, पर भाभी की बातों से मन में थोड़ी सी खुशी और भर गई। श्यामा की बौद्धिकता के प्रभाव में ना धीरेन्द्र, दीक्षित और स्टड जिस प्रकार मुझे घेरे खड़े थे वह मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मादक द्रव्यों के सेवन से कैसा लगता होगा यह मैं नहीं जानती, पर पुरुषों की चाहना भरी दृष्टि की मदिरा मुझे सदा गुदगुदा जाती है। यदि मेरे पास अथाह रत्न राशि भी होती तब भी मुझे ऐसा न लगता जैसा कि धीरेन्द्र के मुख पर प्रीतिमय दास भाव देखकर लग रहा था। कितना कुछ था मेरे पास देने को, पर वह सब मुट्ठी में भींच किसी को कुछ न देने का निश्चय करके भी मैं सबको ललचा रही थी। पूर्ण विकसित पुष्प को कैसा लगता होगा यह मैं उस समय जान पा रही थी। भोज प्रारंभ हो गया। किसी ने मेरे हाथों में खाद्य पदार्थों से भरी प्लेट पकड़ा दी। तुम छुट्टी में यहीं रहोगी? स्टड ने पूछा। यह यहाँ रहेंगी तो नैनीताल सोना हो जाएगा, श्यामा ने कहा। बेचारी श्यामा। डॉक्टर कुमार भले ही उसकी थीसिस की प्रशंसा करें, पर उसका समवयस्क कोई भी युवक उसे दोबारा मुड़कर नहीं देखता। कैसी जगह है नैनीताल? स्टड ने मुझसे पूछा। पानी? धीरेन्द्र ने पूछा और गिलास मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैं स्टड की ओर मुड़ गई और उसे नैनीताल के बारे में बताने लगी। मैं उससे बातें करने में ऐसी लीन थी कि अपनी ओर आते हुए लोगों को मैं देख ही नहीं पाई। जब स्टड एकदम गंभीर हो गया और धीरेन्द्र, श्यामा सादर संभ्रम एक ओर हट गए तो मैंने देखा डॉक्टर कुमार ठीक मेरे सामने खड़े हैं। वह डॉक्टर कुमार ही होंगे।
यह मैंने उनके साथ विभाग के 2 सीनियर प्राध्यापकों को देखकर अनुमान लगाया। डॉक्टर प्रसाद ने उन्हें हम सबका परिचय देते हुए कहा, मिस्टर स्टड लॉनिगन हमारे विभाग में फुल ब्राइट स्कॉलर हैं, वर्जीनिया से आए हैं और ये तीनों अब आपके पथ प्रदर्शन में शोध कार्य करेंगे। कहकर उन्होंने हमारी ओर संकेत किया। डॉक्टर कुमार श्यामा और धीरेन्द्र से पहले ही मिल चुके थे। वह मेरी ओर सीधी स्थिर दृष्टि से देख रहे थे। मैं एक हाथ में पानी का गिलास और दूसरे में प्लेट पकड़े खड़ी थी और इस उलझन में थी कि उन्हें नमस्कार कैसे करूं। मेरे विचार उस आकस्मिक आघात से टूटकर बिखर गए थे और इस अवसर के उपयुक्त तो कोई भी शब्द मैं नहीं सोच पाई। उस क्षण मुझे लगा कि खिड़कियां खुली होने के बावजूद हॉल में बड़ी घुटन और गर्मी सी है, जिससे मेरी हथेलियां पसीज उठी हैं। हॉल का तेज प्रकाश, अनेक कंठों के वार्तालाप के सम्मिलित स्वर, चम्मचों प्लेटों की खनक एकाएक उमड़ आई लहर की तरह मुझे डुबाने लगी। तभी किसी के हाथ से छूटा कांच का गिलास झन्न से टूट गया और उसने मेरी डूबती चेतना को झकझोर दिया। आपकी रिसर्च का विषय क्या है? आधुनिक काव्य में प्रतीकवाद, मैंने उत्तर दिया। उनका मंद स्वर शीतल उंगलियों की भांति था, जिससे कि मेरे अस्पष्ट विचारों में कुछ स्पष्टता आई। आपका कितना काम हो गया है? इसी साल आरंभ किया है। अभी तो शब्दों और पुस्तकों के सागर में डूब उतरा रही हूं। डॉक्टर कुमार आगे बढ़ गए। स्टड ने मेरे हाथ से गिलास और प्लेट ले लिए। मैं रुमाल से अपनी हथेलियां पोंछने लगी। डॉक्टर कुमार युवा हैं या प्रौढ़, सुंदर अथवा असुंदर, मैं नहीं बता सकती। मेरी समस्त चेतना उस सीधी गहन तल तक जाती दृष्टि में केंद्रीभूत हो गई थी। उनके चले जाने के बाद भी मैं कुछ खा न सकी। मैं न जाने किन अदृश्य तंतुओं में उलझ कर रह गई थी। डॉक्टर कुमार का मेरे प्रति विचार कुछ अच्छा नहीं बना होगा। मैं किस प्रकार उजट की तरह चुप खड़ी रह गई थी। बार बार याद कर मैं खिन्न हो गई। मुझे एकाएक अपनी साड़ी का रंग बहुत शोक और उस अवसर के लिए अनुपयुक्त सा लग उठा। मुझे खीज हुई कि श्यामा की तरह सफेद साड़ी मैंने भी क्यों नहीं पहनी। स्टड ने कौतुक भरी दृष्टि से देखते हुए मुझे खिजाया। हाँ तो नैनीताल, सब कुछ वैसा ही है जैसा 1 वर्ष पहले था। ऊंचाई पर हमारा घर, जिसके बरामदे से झील दिखाई देती है। सफेद पाल वाली नावों को मैं घंटों बैठकर देख सकती हूँ। कभी कभी दृष्टि भटककर ढलानों पर उगे हरे युवा शक्तिशाली वृक्षों में उलझ जाती है। उनके नीचे धूप और छाया मिलकर चटक और फीके रंगों से धरती रंगती रहती है। मैं प्रसन्न हूँ। गर्मी के कुछ और बढ़ने पर नीचे से जो लोग आए हैं, उनमें से बहुत अपने परिचित हैं। उनके साथ कभी कभी पार्टी, चाय, सिनेमा और बोटिंग का प्रोग्राम बनने लगा और मेरे दिन काफी व्यस्तता से बीतने लगे। एक बक्से में मैं पुस्तकें भी भरकर लाई थी, पर उन्हें पढ़ेगा कौन? बेकार ही बोझ बढ़ाया। मैं बुक स्टॉल से वुमन एंड होम, अर्ल स्टैनली गार्डनर की कुछ किताबें, कुछ चित्रमय पत्रिकाएं ले आई और उन्हीं के पृष्ठ पलटते हुए दिन बिता देने लगी। स्टड के कुछ दिनों के लिए नैनीताल आने पर मेरे मनोरंजन का साधन बढ़ा। कभी कभी श्यामा को याद करती हूँ। वह उसी गर्मी में तपते रिसर्च रूम में बैठकर काम करती होगी। उस ठंडक और चहल पहल में अपने जीवन का रूप बहुत दूर लगता है। कभी कभी मन में कुछ आंसने सा लगता है कि जब रिसर्च के लिए नाम लिखाया है तब कुछ तो करना ही चाहिए। डॉक्टर सिंह के साथ तो निभ गई, पर डॉक्टर कुमार दूसरी ही प्रकृति के जान पड़ते हैं। पर अभी तो नीला आकाश है, स्टड है, नृत्य संगीत है। स्टड को बोटिंग का बड़ा शौक है। वक्त बेवक्त जब मन हुआ तभी चल दिए। मुट्ठी भर बजरी आकर मेरे कमरे के शीशों पर गिरती है और मैं झुककर झांकती हूँ तो देखती हूँ स्टड नीचे खड़ा मुस्कुरा रहा है। मैं चुपचाप नीचे उतर आती हूँ और हम दोनों साथ चल देते हैं। स्टड नाव खेता है और मैं झुककर पानी में हाथ डाले बैठी रहती हूँ। उंगलियों से झिरकर गिरती पानी की बूंदें, उन्हीं गीले हाथों से कभी कभी बाल संवार लेती हूँ
और स्टड मेरी आंखों में देखकर मुस्कुरा देता है और कोई गीत गुनगुनाने लगता है। नाव किनारे लगी और स्टड उतर गया। उसने हाथ बढ़ाया और उसकी मजबूत पकड़ के सहारे मैं भी नीचे सूखी भूमि पर कूदी और उससे टकरा गई। फिर हंसते हुए हम दोनों अलग हो गए। स्टड नाव वाले को पैसे देने लगा और मेरी दृष्टि यूं ही भटककर ऊपर सड़क की ओर चली गई, जहां लोग प्रायः खड़े होकर झील की ओर देखा करते हैं। मेरी दृष्टि का अनुसरण कर स्टड ने भी ऊपर देखा और उसकी भौहें ऊपर गईं। सीढ़ियां चढ़कर हम लोग ऊपर आए। तब तक डॉक्टर कुमार वैसे ही रेलिंग के सहारे खड़े थे। हमने उन्हें अभिवादन किया। आप कब आए? मैंने पूछा। 2-3 दिन हुए आया हूं। ठहरेंगे? हाँ। मैं दोनों हाथ मरोड़ती नर्वस सी खड़ी रही। काश मेरे साथ स्टड ना होता। क्या सोच रहे होंगे डॉक्टर कुमार? इस अलस दोपहरी में मैं स्टड के साथ लौटी हूँ। मेरे रूखे बाल उड़ रहे हैं। मेरी बिंदी जरूर फैल गई होगी। डॉक्टर कुमार ने सोचा होगा कि मैं बड़ी ही फ्लाइटी लड़की हूँ, विदेशियों के साथ घूमा करती हूँ। शायद उन्हें यह भी लगा हो कि मैं जानबूझकर ही स्टड के ऊपर गिरी थी। लौटते समय मैं बहुत चुप थी। स्टड मंद स्वर से सीटी बजाता चल रहा था, मेरे अंदर की हलचल से अनभिज्ञ। मैंने एक पत्थर को ठोकर मारी और जब तक वह नीचे नहीं गिर गया उसे देखती रही। मैं बुरी नहीं हूँ, केवल पूरी तरह जीने का प्रयत्न कर रही हूँ। मुझे किसी भी प्रकार की आर्थिक चिंता नहीं। मेरे लिए उपयुक्त वर्ग की तलाश जारी है। यदि इस अंतराल को मैं हंसी खुशी से, जिंदगी को बिल्कुल सीरियसली न लेकर बिता रही हूँ तो कुछ बुरा नहीं कर रही। पर मेरी यह फिलॉसफी औरों को कैसी लगती होगी? डॉक्टर कुमार के मन में अवश्य ही मेरे प्रति कुछ अरुचि उपज आई होगी। उनके सामने पड़कर मुझ में बौनेपन की भावना क्यों आती है? और मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं डॉक्टर कुमार को दिखा दूंगी कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। पर थीसिस का चैप्टर लिखना पुरुषों को आकर्षित करने के समान सहज नहीं। वे कोरे पृष्ठ मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गए थे। कितनी ही बार मैं लिख लिख कर पृष्ठ फाड़ चुकी थी। एक स्थल पर आकर मस्तिष्क रिक्त सा हो जाता था। मैं कभी अपने पर खींचती, कभी सारी दुनिया पर। देखो ना भाभी, कैसा दुरूह विषय मुझे दे दिया है। कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे लिखूं। उधर श्यामा है कि आधुनिक उपन्यासकारों पर चैप्टर के चैप्टर लिखे जा रही है। तो तुम यह रिसर्च का किस्सा ही खत्म करो ना। तुमने यह जानकर जंजाल बेकार ही पाल रखा है। मैंने आहत दृष्टि से भाभी को देखा। तुम यह सब नहीं समझोगी। बात ही ऐसी थी कि मैं स्वयं नहीं समझ पाती थी। मेरे अंदर एक तीव्र हठीली भावना जम आई थी कि मैं डॉक्टर कुमार के समक्ष अपनी योग्यता सिद्ध कर दूंगी। ऐसा क्यों था? क्यों मैं उनकी दृष्टि में ऊंचा उठना चाहती थी, यह मैं स्वयं नहीं जान पा रही थी। मैंने एमए कर जब रिसर्च के लिए नाम लिखाया तो मेरा मतलब गंभीरता पूर्वक काम करने का नहीं था। मैं तो विश्वविद्यालय के संपर्क में रहना चाहती थी। पर अचानक मुझे यह क्या हो गया? अब मैं इस बात पर तुली हुई थी कि मैं ऐसा अध्याय लिखूंगी जो कि श्यामा के लिखे अध्याय से उत्तम ही हो। कितनी बार सूर्य उदय होकर ढला, इसकी मुझे गिनती नहीं थी। सुबह से शाम तक दत्तचित्त बैठी रहती। सोते जागते उस अध्याय में सामग्री कैसे प्रस्तुत की जाए, मुझे यही चिंता लगी रहती। कभी कभी झुंझलाहट में मन होता कि यह सब छोड़ दूं, पर तभी यह भाव जग उठता कि तब तो डॉक्टर कुमार मुझे वैसी ही लड़की समझेंगे। अपने लिखे पृष्ठों को मैंने कितनी बार दोहराया, कितनी बार कई पैराग्राफ काट काट कर फिर लिखे, भाषा संवारी। फिर भी चैप्टर पूरा लिख चुकने के बाद भी मैं डॉक्टर कुमार के पास न जा सकी। तीव्र ज्वर उतर जाने के बाद किसी शिथिलता मेरे मन पर व्याप गई थी। आखिर एक दिन साहस बटोर मैं उनके घर जाने के लिए निकल ही पड़ी। मुझे बड़ा संकोच हो रहा था और लगता था कि मैं कहीं से बहुत ही अपूर्ण हूं। मेरा परिवेश देखकर भाभी मुस्कुराई। मैंने हल्के पीले रेशम की सादा सी साड़ी पहनी थी, जिसके आंचल के छोर पर पीले ही फुंदने लटक रहे थे। साड़ी से कुछ ही गहरा ब्लाउज
बाल बिल्कुल सादे और पीछे जूड़ा। लिपस्टिक और दिनों से बहुत हल्की थी और वह गुलाबीपन मुझे अच्छा लगा। मुझे दर्पण में अपना मुख कुछ अनचीना सा लगा। जूड़े में खोसने के लिए जंगली गुलाब का फूल तोड़ने को हाथ बढ़ाया, पर छूते ही उसकी पंखुड़ियां बिखर गईं। मैंने दूसरा फूल नहीं तोड़ा। फाइल को कसकर पकड़े मैं ऊपर की चढ़ाई पर चल दी। उस समय मुझे केवल अपने वेग से धड़कते हृदय का ही ज्ञान था। धूप, हरियाली, पक्षियों का गान, यह सब मेरे हृदय की गति में डूब गया था। डॉक्टर कुमार के बंगले के फाटक पर मैं ठिठक गई। चारों ओर बड़ी प्रीतिकर नीरवता व्याप्त थी और गेट के अंदर फूलते हुए डहलिया के रंग मुझे बड़े आकर्षक लगे। तभी डॉक्टर कुमार बाहर बरामदे में निकल आए और मैंने उन्हें अभिवादन किया। उस समय मेरा दर्प और मेरा आत्मविश्वास जाने कहाँ चला गया। अपने अज्ञान के बोझ से बोझिल मैं उनके समक्ष अपने को बहुत ही नगण्य पा रही थी। वह मुझे सामने के ही कमरे में ले गए, जिसे वह स्टडी की तरह इस्तेमाल करते होंगे। मेरी दृष्टि शेल्फ में रखी किताबों, मेज पर रखे हुए प्रूफ, उनके पढ़ने के चश्मे और पेन पर घूमती हुई उन पर टिक गई। वह मुझे कुछ खिन्न और चिंतित से लगे। मैंने फाइल मेज पर रख दी। जिस दृष्टिकोण को लेकर मैंने अध्याय लिखा था, उस पर वे मुझसे बातचीत करने लगे। उनके आचरण की सहजता से मेरे शरीर का कसाव अनायास ही ढीला हो गया और मेरा आत्मविश्वास धीरे धीरे लौट आया। उन्होंने दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसा लीं और उन पर दृष्टि टिका ली। उन्होंने मुझे कुछ पुस्तकें पढ़ने को बताईं, फिर छोटी सी मुस्कान से कहा, अभी तो तुम छुट्टी में आई हो, पढ़ाई की फिक्र न करो, यहाँ तुम्हें वे किताबें भी नहीं मिलेंगी। फिर उन्होंने नौकर को भेज अपनी पत्नी को बुलवाया। मिसेस कुमार तुरंत ही आ गईं। पहली झलक में ही वह बड़े हंसमुख स्वभाव की लगीं। चटक रंग की साड़ी उनके खूब गौर वर्ण पर बड़ी फब रही थी। होंठ पान से लाल थे। डॉक्टर कुमार ने मेरा परिचय करा चुकने के बाद कहा, इन्हें कुछ चाय वगैरह पिलाओ। चाय तो बन गई है, वहीं ले जाकर पिला दूंगी। यहाँ बैठकर बात करूंगी तो तुम्हारे काम में हर्ज होगा। और फिर रुककर पूछा, तुम पियोगे? उस प्रश्न में कितना ममत्व और नैकट्य था। मैं मन ही मन सोच उठी कि यह प्रसन्न चित्त, पान खाने वाली स्त्री डॉक्टर कुमार के जीवन का कितना अभिन्न भाग है। दोनों के बीच कितना खुलापन, साथ ही बरसों से साथ रहते आए व्यक्तियों की तरह एक दूसरे के प्रति कितनी पूर्ण स्वीकृति है। पर वह क्या अपने गंभीर, चिंतनशील, प्रखर बुद्धि वाले पति को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकी होंगी? क्या उस मन का एक कोना अछूता ही न रह गया होगा? मिसेस कुमार मुझे अपने साथ दूसरे कमरे में ले आईं। मेरे सामने फल काट कर रखते हुए उन्होंने मेरे बारे में अनेक बातें पूछ डाली। फिर वह हंसती हुई बोली, तुम्हें वहां से इसीलिए ले आई थी। डॉक्टर साहब मेरी बेमतलब की बातों से बहुत खींचते हैं, पर तुम ही बताओ क्या करूं। एक लड़का है, उसे भी उन्होंने बोर्डिंग में रख रखा है और कोई भी नहीं मन लगाने को। सारा दिन खाली रहती हूँ, जो सामने पड़ा उसी से बोल लिया। डॉक्टर साहब को तो अपना ही काम बहुत है। नई किताब के प्रूफ आए हुए हैं, पर कई दिन से उनके सिर में बड़ा दर्द है। मिसेस कुमार मुझे अच्छी लगी। कुछ दिन बाद जब मैं उनके पास फिर गई तो डॉक्टर कुमार और भी थके थके से लग रहे थे। तुम्हारा चैप्टर तो मैं पढ़ नहीं सका, यदि तुम्हें जल्दी ना हो तो पढ़कर सुना दो, उन्होंने कहा। मैं कुर्सी खींचकर बैठ गई और धीमे पर स्पष्ट स्वर में पढ़ने लगी। पहले मैं झिझकी, पर डॉक्टर कुमार को ध्यान से सुनते देख मेरी झिझक खुल गई। मुझे उस समय अपने कॉन्वेंट के उच्चारण पर खुशी सी हुई। स्टडी की बड़ी खिड़की का पर्दा खुला था और धूप कारपेट पर आकर सो गई थी। मेरी आंखें शब्दों पर थीं और मेरी संपूर्ण चेतना एक उपस्थिति बोध से सजग। डॉक्टर कुमार ने हाथ के संकेत से मुझे रुकने को कहा। बस आज इतना ही रहने दो, तुम थक गई होंगी। मैंने जिज्ञासु नेत्रों से उन्हें देखा। ठीक लिखा है, पर अभी इसमें वह गहराई नहीं है जो अध्ययन और अंडरस्टैंडिंग से आती है।
उनके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फाइल छोड़ जाओ और बाकी किसी और दिन आकर पढ़ देना। डॉक्टर कुमार ने नहीं जाना होगा कि प्रोत्साहन के ये कुछ शब्द मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण थे। मिसेस कुमार ने मुझे फाइल बंद करते देखा तो झांक कर पूछा, अब चाय आए? जरूर आए, और तुम भी आओ, डॉक्टर कुमार ने कहा। फिर उन्होंने प्रूफ का पृष्ठ उल्टा। डॉक्टर कहते हैं कि आंखों पर जोर न पड़े, पर तुम मानते नहीं हो। मैं किताब उठाकर बंद कर दूंगी। मिसेस कुमार ने बड़े प्यार से पति को झिड़का। मुझे लगा कि मिसेस कुमार के लिए उनके वयस्क पति एक अबोध शिशु की तरह हैं, जिनका हर काम बिना कहे ही संपन्न होता है। वे दोनों ही जीवन के उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां पारस्परिक प्रेम का वेग एक मंथर गति से बहती नदी में बदल जाता है। उसमें ठहराव है, यह उसकी गहराई का प्रमाण है। न देखूं तो काम रुक जाएगा। डॉक्टर कुमार मुस्कुराए। किताब 2 महीने बाद भी छप जाएगी, ऐसी जल्दी क्या है? बात यहीं रुक गई। चाय आई और हम सब चाय पीने लगे। अगर मैं कुछ सहायता कर सकूं तो मुझे बता दीजिए, मैं प्रूफ देख दूंगी, मैंने डॉक्टर कुमार से कहा। तुम? डॉक्टर कुमार ने सहज ही अपने स्वर में आ गए विस्मय को ढकते हुए कहा, तुम क्यों परेशान होगी? मैं 2-1 दिन में ठीक हो जाऊंगा। परेशानी कुछ भी नहीं, सुबह तो खाली ही रहती हूँ, यहीं आ जाया करूंगी, मैंने आग्रह किया। ठीक तो है, यही देख देगी, मिसेस कुमार ने कहा। डॉक्टर कुमार बहुत मुश्किल से सहमत हुए। शायद वह किसी प्रकार भी अपनी छात्रा का आभार नहीं लेना चाहते थे। उसके बाद मैं प्रायः प्रतिदिन ही उनके घर जाने लगी। प्रूफ देखना पहले अटपटा सा लगा, फिर मुझे उसमें आनंद आने लगा। मैं प्रूफ देखती और मिसेस कुमार पास बैठकर कुछ बुनती और मुझे खिलाती पिलाती। वहां जाकर मुझे अपूर्व शांति से मिलती। मिसेस कुमार से मुझे अप्रत्याशित स्नेह मिला। एक अपरिचित लड़की को इतना स्नेह वही स्त्री दे सकती थी जिसका स्वयं का जीवन भरा पूरा हो, जिसमें द्वेष, स्वार्थ या कोई भी अभाव न हो। मैंने मिसेस कुमार के चरित्र और उनके आचरण से डॉक्टर कुमार को समझा। मैंने जाना कि डॉक्टर कुमार की सर्वत्र प्रशंसा झूठ नहीं होती, वह इसके योग्य हैं। मेरे पहुंचने के कुछ समय बाद उनका नौकर चाय, नमकीन और फल लाकर मेज पर रख देता। मिसेस कुमार डॉक्टर कुमार को बुलाती, उनके आने पर उन्हें चाय बनाकर देती और बार बार आग्रह कर मुझे ढेर सा खाने को बाध्य कर देती। प्रूफ देखते हुए भी मैं इसी क्षण के लिए उत्सुक रहती, क्योंकि इस समय मैं डॉक्टर कुमार से खुलेपन से बात कर सकती थी। मेरा पहले का संकोच धुलने लगा था और मैं बड़े मजे से उनसे बोला करती। अगर मेरी कही किसी बात पर वह मुस्कुरा पड़ते तो मुझे लगता कि मेरा श्रम सफल हो गया। मैं सदा ही यह चाहती कि वह मुझे बड़ी गंभीर, श्रमशील छात्रा के रूप में देखें। उनकी बात सुनकर कभी कभी लगता कि उन्होंने जीवन की गहराइयां केवल देखी ही नहीं, बल्कि वह हम सबसे विपरीत उन्हीं गहराइयों में रहते हैं। मेरा जीवन क्या था? उथला, सतही। मेरे परिवार में सभी लोग अधिक से अधिक धनोपार्जन में व्यस्त थे। हमारी भाषा और मान्यताओं से डॉक्टर कुमार की भाषा और मान्यताएं कितनी भिन्न थीं। अपनी सुंदर युवती पत्नी को नैनीताल में छोड़ मझले भैया और अधिक धन एकत्र करने में व्यस्त थे। उन्होंने कभी भाभी की उदासी नहीं देखी। व्यवसाय के काम से वह महीनों विदेश में रहते। जब आते तब भाभी पर अनेक बहुमूल्य उपहारों की वर्षा कर देते, पर जो कुछ मिसेस कुमार को मिला होगा उससे मझली भाभी निसंदेह वंचित रही थी। मैं प्रायः अपने बारे में सोचकर कुंठित सी हो जाती। उन्हें हम सब कितने घोर भौतिकवादी लगते होंगे। रुपया, पैसा, मोटरें, कोठियां, आभूषण, मेरे परिवार में चर्चा के विषय यही थे। मेरे लिए ऐसे पति की खोज थी जो धनी हो, जिसकी कोठियां हो, अपना व्यवसाय हो। मझले भैया और भाभी के साथ किसी पार्टी में जाकर सूप सिप करते हुए मुझे अब अजीब सा लग उठता। मैं धीरे धीरे उस जीवन से दूर हटती जा रही थी। औपचारिक बातें करते हुए सहज ही मैं सोचने लगती
कि हम सब कितने ढोंगी हैं। क्लब में कभी स्त्रियों की बातें सुनती तो प्रायः सोच उठती कि क्या जयपुर के जड़ाऊ गहनों, चंदेरी और गढ़वाल की साड़ियों और लेटेस्ट मॉडल की मोटरों की परिधि में सिमट आया जीवन ही सब कुछ है। मैंने मुट्ठी में कंकड़ियां भर ली और एक एक कर उन्हें पानी में फेंकने लगी। देवी के मंदिर में एकाएक घंटे गूंज उठे और मेरे पीछे सड़क पर कुछ घोड़े दौड़ते हुए निकल गए। मैं अकेले बैठकर अपने विचारों को व्यवस्थित करना चाहती थी। अब जब पहली बार मैं अपने काम में रुचि और उत्साह से लगी थी, बड़े भैया ने बंबई में मेरे विवाह की बात आरंभ कर दी। पहले मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कल रात वह विजय और परिवार के साथ आ पहुंचे। विजय के पिता की बंबई व अहमदाबाद में कई मिलें थीं। मुझे उसके विरुद्ध कुछ नहीं कहना था, पर इस समय मैं अपने को विवाह के लिए तैयार नहीं पा रही थी। रात से लेकर इस समय तक विजय कई बार अपने पूरे एयर कंडीशन्ड घर और हर गर्मी में यूरोप जाने का जिक्र कर चुका था। बड़ी भाभी उसकी बातों पर मुझे साभिप्राय देखती। मैंने एक बार सोचा कि उसके फूलते हुए गुब्बारे से अहम को पिन की नोक से फोड़ दूं, पर मन ही मन मुस्कुराती मैं चुप रही। मैं बड़े भैया व भाभी को उसकी खातिरदारी में संलग्न देखती रही। भाभी के कुरेद कुरेद कर पूछने पर भी जब मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया तो वह रूठ गईं। बोली, कुछ तो बताओ रानी, हाँ या ना कुछ तो कहो। हम सबको तो विजय अच्छा लगता है, पढ़ा भी है, घूमने फिरने का शौकीन। ऐसी बातों का एकदम से उत्तर नहीं दिया जा सकता। मैंने उन्हें टाला। शादी तो तुम्हारी होनी ही है, समय भी हो गया है, बहुत पढ़ भी लिया। मेरी तो अब यही इच्छा है कि तुम्हारा शीघ्र विवाह हो जाए। ऐसी बुजुर्गी बातें तुम्हारे मुंह से नहीं सोती। जाने भी दो भाभी, कुछ और बात करो। पर बड़े भैया से मैं ऐसा नहीं कह सकती थी। मुझे पता था कि किसी भी समय वह मुझे बुलाकर स्पष्ट रूप से पूछ लेंगे और तब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। मैंने एक कंकड़ी पानी में और फेंकी और नन्हे से वृत्त को लहरों में मिल जाते देखा। विवाह नहीं करूंगी ऐसा तो मेरा विचार कभी न था, और न बड़े भैया द्वारा तय किए गए विवाह पर ही मुझे कोई आपत्ति थी। पर विजय, मैं उलझन और संशय की गांठों में फंस कर रह गई थी। उसे पति रूप में स्वीकार करने में मैं हिचक क्यों रही थी? शायद इसलिए कि विजय उन्हीं सब बंधनों का प्रतीक था जिनसे मैं मुक्त होने का प्रयत्न कर रही थी। यदि विजय से उसकी संपत्ति छीन ली जाए तो उसके पास अपना क्या बचेगा? वह एयर कंडीशन्ड घर, मिलों और भरी तिजोरियों के आवरण में अपनी मानसिक दरिद्रता को छिपाए हुए है। पहले मैं शायद विजय को वर लेती। गाजे बाजे, तेज रोशनियों और कोलाहल के मध्य मैं उसकी पत्नी बन जाती, क्योंकि दो अमीर भाइयों की बहन का मूल्य विजय चुका सकता था। लेकिन अब फिर भी विजय को लेकर मुझे कई दिन बड़ा व्यस्त रहना पड़ा। रंगीन वस्त्र, आभूषण मुझे अच्छे लगते थे। फिल्म मैं हमेशा पहले दिन देखती थी। बैठने के लिए रेस्तरां के बीच की जगह मेरी फेवरेट थी। पर आजकल जीवन के प्रति वह उल्लास जैसे कहीं खो गया था। मैं इन सब से दूर चली जाना चाहती थी। उस शाम विजय की बड़ी बहन आने वाली थी। बड़ी भाभी ने अपने आभूषण निकालकर मुझे दिए, पर मैंने न वे गहने पहने न उनके द्वारा चुनी हुई साड़ी। प्रतिदिन जैसे विजय के साथ जाती थी वैसे ही कपड़ों में मैं बनी रही। विजय की बड़ी बहन पहले भाभी से बात करती रही, फिर वह मेरे पास आ बैठी। उनके संकेत पर उनकी नौकरानी एक ढका हुआ थाल ले आई। जब उसका आवरण हटाया गया तो उसमें आभूषणों के लाल डिब्बों का अंबार लगा था। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे अंगूठी पहनाने लगी। मैंने झटके से अपना हाथ खींच लिया और कहा, आप मुझे यह क्यों दे रही हैं? आज मैं तुम्हें अपना बना रही हूं, इसलिए लाओ हाथ दो। जितना ही उनका आग्रह बढ़ा मैं अस्वीकार करती गई। कमरे का वातावरण एकाएक ही बहुत तनावपूर्ण हो गया। मैंने विनीत कातर नेत्रों से अपने लोगों की ओर ताका, पर किसी से मुझे आश्वासन नहीं मिला। मुझे लगा कि मैं बिल्कुल अकेली हूं।
मजली भाभी ने भी मेरा पक्ष नहीं लिया। अबस मैं रो पड़ी। विजय की बहन कुंठित सी हो आई। बोली, तुम्हारी परिस्थिति मैं समझ रही हूं। हर लड़की ऐसा ही अनुभव करती है। मैं उन्हें यह ना समझा सकी कि यह मेरी झूठी लज्जा नहीं है। चमकीले पत्थरों के ये टुकड़े मुझे अब न खरीद सकेंगे। मेरा समस्त व्यक्तित्व इस परिस्थिति को स्वीकार करने से विद्रोह कर रहा है। उन लोगों के चले जाने पर मैंने कहा, यह सब वापस कर दो भाभी, मैं वहां शादी नहीं करूंगी। मेरे शब्द उन लोगों को एक विस्फोट की भांति लगे होंगे। चुप हो जाने के बहुत देर बाद तक भी मैं उनकी प्रतिध्वनि सुनती रही। मजली भाभी ने कॉफी का प्याला नीचे रख दिया और उनका चेहरा एकदम फीका पड़ गया। बड़े भैया मुझे सीधी दृष्टि से देखते रहे। बड़ी भाभी की मुख मुद्रा कठोर हो गई। पर कोई कुछ बोला क्यों नहीं? बड़े भैया मुझ पर नाराज क्यों नहीं हुए? बड़ी भाभी कटुक्तियां कहने से क्यों चूक गईं? मजली भाभी ने उठकर मेरे कंधों पर आश्वासन के हाथ क्यों नहीं रखे? मेरे शब्द मुझको ही छोटी छोटी तीखी सुइयों से चुभने लगे। पीतांबर आकर कॉफी के प्याले समेटने लगा तो बड़े भैया उठकर चले गए। भाभी उनके पीछे पीछे गईं। मैंने जिस विश्वास से विजय से विवाह करना अस्वीकार कर दिया था, वह अचानक ही डिग उठा। मैंने कातर दृष्टि से मजली भाभी को देखा, पर वह सिर झुकाए बैठी थीं। मेरी बात से वह बहुत ही दुखी हुई हैं, यह मैं जान गई। पर उस समय न जाने कैसी दूरी आ गई थी कि मैं उनसे भी सहारा न मांग सकी। अचानक मुझे अपनी मां की याद आ गई और मेरी आंखें भर आईं। पर शायद वह भी न समझ पाती। हीरे मोती के गहने, मोटर, रुपए, वह भी शायद यही भाषा समझती। अब मैं अकेली थी, नितांत अकेली। सुबह जल्दी ही नहाकर और तैयार होकर मैं मिसेस कुमार से मिलने चली गई। मुझे पूरा विश्वास था कि वह मुझे सही राय देंगी, मेरी स्थिति के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करेंगी। गेट खोलकर अंदर घुसते ही सामने बरामदे में बैठे डॉक्टर कुमार दिखाई दिए। मुझे असमय आता देख वह कुछ विस्मित से हुए, पर उन्होंने मुझे बैठने को कहा। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? बहुत सुस्त दिखाई दे रही हो। मैंने अपने परिवार से इसी स्वर, इसी स्निग्ध दृष्टि की अपेक्षा की थी। मैंने कांपते कंठ से कहा, नहीं, ठीक तो हूं, ऐसे ही चली आई। वह तो नौकर को लेकर अभी अभी बाजार गई हैं। छोटा सा मौन, बीच में मेज, उस ओर बैठे डॉक्टर कुमार गहरे शांत जल की तरह और पहाड़ी नदी की तरह उद्विग्न वेगवती मैं। मेरी परेशान उंगलियां बार बार पर्स का क्लैप्स खोलने बंद करने लगी। डॉक्टर कुमार की दृष्टि में उलझन न थी, जिज्ञासा भी न थी, केवल खुलापन लिए सदैव आंखें। उस मौन से छुटकारा पाने के लिए मैंने पूछा, आपकी तबीयत अब कैसी है? इधर पहले से अच्छा हूं। तुम बहुत दिनों से नहीं आई। लक्ष्मी तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी, आ न सकी, घर में कुछ अतिथि आ गए हैं। मेरा स्वर फिर भीगने लगा। मेरे बड़े भाई चाहते हैं कि मैं रिसर्च छोड़ दूं। डॉक्टर कुमार मुझे देखने लगे। मेरी दशा उस प्राणी की सी थी जो दलील से बचने के लिए पानी की तीव्र धारा में घुस जाए। वे लोग कहते हैं कि मुझे नौकरी तो करनी नहीं है। तुम क्या चाहती हो? जीवन तुम्हारा है, तुम्हें अपना पथ निर्धारित करने का अधिकार है। मैं तो रिसर्च ही करना चाहती हूं। उसके बाद नौकरी कहने में मैं झिझक गई। तुम स्वयं ही नहीं जानती कि तुम क्या चाहती हो, छोटी सी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा। पर वह एकाएक चुप क्यों हो गए? उस क्षण मेरी आंखों में उन्हें ऐसा क्या दिखाई दिया कि उन्होंने दृष्टि फेर ली। फिर जैसे बहुत थक गए हों ऐसे उन्होंने कहा, हर एक को अपनी राह स्वयं खोजनी होती है, पर ख्याल रखना कि भावावेश में तुम गलत राह न पकड़ लो। और वह चुप हो गए। उस क्षण वह बहुत थके हारे से लगने लगे। उनकी आंखों में बहुत बहुत अकेलापन घिराया और मैं चुपचाप उठकर चली आई। बड़ी भाभी का आग्रह था कि सभी पिकनिक पर चलें। शायद वह घर में आए तनाव को कम करना चाहती थी।
विजय के लौट जाने के बाद बड़े भैया मुझसे बोले न थे। मैं प्रायः अपने कमरे में पड़ी पड़ी कुछ पढ़ा करती और असंभव स्वप्न को गढ़ा करती। ऊब जाती तो नीचे उतरकर झील के पास जा बैठती और पानी में कंकड़ियां फेंका करती। पिकनिक में खूब खाना पीना हुआ। बच्चे ग्रामोफोन बजाने लगे और भाभी वृक्षों की छांव में आराम करने लगी। मैंने एक हरी टहनी तोड़ ली और उसे हिलाती, अपने में कुछ सोचती, गुनगुनाती एक पगडंडी पर चल पड़ी। अनजान रास्तों पर चलने का मुझमें बहुत मोह है। वह पगडंडी कहाँ जाकर निकलेगी, इसी आग्रह को लिए मैं चली जा रही थी। इस बात का ज्ञान लिए कि मेरे खुले अंगों पर हल्की धूप बहुत मधुर लग रही है। मेरी सांसों में हरे भरे वृक्षों की सुगंध है और मेरे ऊपर लंबे लंबे पेड़ों की पत्तियां हिलती डुलती अपने वार्तालाप में मग्न हैं। उस समय मुझे किसी भी चीज ने तंग नहीं किया। नीचे उतरते हुए साड़ी एक बार भी पैरों में नहीं उलझी। जूड़े का एक भी कांटा गर्दन में नहीं चुभा। आंचल कंधों से बांह पर नहीं ढलका। उस उबड़ खाबड़ पहाड़ी पगडंडी पर मेरा पैर एक बार भी नहीं लड़खड़ाया। प्रत्येक क्षण और प्रत्येक श्वास के साथ पूर्ण रूप से जीवित मैं उस राह पर बढ़ती गई। जिंदगी अपने आंचल में मेरे लिए क्या छिपाए है, यह न जानते हुए भी लगा कि एक रंगीन और झिलमिलाती दुनिया मेरा आह्वान कर रही है। पर मैंने पगडंडी को बीच में ही छोड़ दिया, क्योंकि अचानक ही आसपास की जगह बड़ी पहचानी सी लगने लगी थी। मैं उधर ही मुड़ गई और कुछ देर बाद डॉक्टर कुमार के घर के सामने खड़ी थी। गेट बंद था और अंदर शांति। गेट के खंभे पर सफेद पत्थर पर काले अक्षरों से उनका नाम लिखा हुआ था। मैं गेट की नुकीली छड़ों पर हाथ टिकाकर खड़ी हो गई। मुझे एक बार फिर एक बड़ी ही दृढ़ अडिग भावना ने अभिभूत कर दिया। लगा कि मैं जीवन के उस मोड़ पर खड़ी हूं जहां से फिर लौट नहीं सकती। उस छोटे से क्षण में मैं बहुत बड़ी हो गई। मैं स्वयं मुड़कर उस लड़की को देख सकती थी जो हाथ में हरी टहनी पकड़े गुनगुनाती हुई टिफिन टॉप से नीचे उतर रही थी। उसे जीवन में बहुत कुछ, सभी कुछ मिला था। बंधु बांधवों का स्नेह, रूप, धन, यौवन, सभी इच्छित वस्तुओं से परिपूर्ण वह कुछ देर पहले निरुद्देश्य ही चल पड़ी थी। उस क्षण मैंने अपने संबंधियों के स्नेह बंधन एक झटके से तोड़ डाले। 23 वर्षों के जीवन का सारा सुख इस क्षण पर वार दिया। भगवान पर मैं विश्वास नहीं करती, कभी मंदिर में गई हूं यह याद नहीं पड़ता, पर श्रद्धा और विश्वास से नत भक्त को मंदिर की पहली सीढ़ी पर पैर रखते हुए कैसा लगता होगा, यह उस बंद द्वार के आगे खड़े खड़े मैंने जान लिया। अपनी भावनाओं की गहराई से मैं स्वयं कांप उठी, पर उस क्षण का सुख मेरा था। लाइब्रेरी में मेरी मेज पर कितनी धूल जमी हुई थी। मैंने उसे साफ कराया, किताबों की लंबी सी लिस्ट बुक लिफ्टर को लाने को दी और खिड़की से बाहर देखने लगी। वर्षा के कारण यूनिवर्सिटी के लॉन कितने गहरे हो गए थे। किनारे किनारे फूलते हुए केनों का रंग उस हरी पृष्ठभूमि में और भी सुंदर लग रहा था। लाइब्रेरी के पास लगी मालती फूलों के भार से झुकी थी और कुछ नई लड़कियां सहमी सी लाइब्रेरी के बाहर खड़ी थीं। घिरे हुए बादलों के कारण वातावरण कुछ उदास बोझिल सा था, जिसमें उन लड़कियों की चटक पीली और गुलाबी साड़ियां बड़ी प्यारी लगीं। मैं कुछ देर उस समूह को देखती रही। एक ढीठ लड़की काउंटर पर खड़े स्मार्ट से लड़के को तिरछी आंखों से देख रही थी। मैं खिड़की से हट आई और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। खुली हुई ऊपर की मंजिल की खिड़की से गुलमोहर के पेड़ों की फुनगियां दिखाई दे रही थीं, धीरे धीरे हिलती हुई। बाकी सब शांत था, नीरव। रिसर्च रूम में भी मेरे अतिरिक्त कोई न था। मैं अनायास ही उदास हो आई और अपने सामने खुले कोरे कागजों पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचने लगी। बाहर बादल बरसने लगे और पानी से लथपथ श्यामा हंसती हुई रिसर्च रूम में आ गई। उसके बाद सभी आ पहुंचे। वे भूले हुए चेहरे जो मेरे साथी थे, पर मैं उनसे कितनी दूर हो गई थी।
बातें होने लगी छुट्टियों की। मैंने नैनीताल में कितने नए प्रशंसक बटोरे, इस पर हास परिहास हुआ। तुम तो डॉक्टर कुमार से मिली होंगी? श्यामा ने पूछा। हाँ, मिली थी। इससे अधिक मैं और कुछ न कह सकी। नीचे से मेरी किताबें आ गईं और मैं उन्हें तरतीब से रखने लगी। मेरे आसपास खड़े होकर लोग अभी भी बातें कर रहे थे, पर मैं अचानक ही उनसे कट गई थी। अब शायद उन बातों में मुझे कभी रस नहीं आएगा। मैं लाइब्रेरी कैफे में पहुंची तो वहां सभी थे, दीक्षित, धीरेन्द्र, श्यामा आदि। स्टड ने 2 कॉफी का ऑर्डर दे दिया और मैं मेज पर कोहनियां टिकाकर बैठ गई। तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया है बोटिंग का। गंगा में आजकल बहुत पानी है, धीरेन्द्र ने कहा। स्टड की आंखों में चमक आ गई। वह आशा भरे नेत्रों से मेरी ओर देखने लगा। नहीं धीरेन्द्र, मैं तो न जा सकूंगी। परसों डॉक्टर कुमार से मिलना है और इस सप्ताह मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूं। मेरे इस उत्तर से धीरेन्द्र हतप्रभ हो गया। दीक्षित ने कहा, क्या बात है, इस साल तुम बड़ी लगन से काम में लगी हो। हमारे लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं रहता। जो डॉक्टर कुमार के गाइडेंस में रिसर्च नहीं करते, वे यह नहीं समझ सकते। मेरे स्वर में दीक्षित के प्रति नितांत उपेक्षा थी। मुझे तो लगता है कि डॉक्टर कुमार की विद्वता से अधिक तुम उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो। डोंट बी सिली। जो कुछ डॉक्टर कुमार से मैंने सीखा है, उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम तो जड़ हो। तुम्हारे अस्तित्व का स्तर कीड़े मकोड़ों से अधिक ऊंचा नहीं। मैं एक झटके से उठी और कैफे से बाहर आ गई। स्टड मेरे पीछे पीछे आया। मैं क्रोध से कांप रही थी। ऐसा आक्षेप करने का दीक्षित को साहस ही कैसे हुआ? मैं डॉक्टर कुमार को प्यार नहीं करती, यह शब्द बहुत ही संकुचित है। उनके लिए जो कुछ मेरे हृदय में है, वह बहुत अधिक व्यापक, बहुत विस्तृत, बहुत गहरा है। मुझे कोई नहीं समझता, कोई नहीं, मैंने स्टड से कहा। स्टड मुझे जिस सहानुभूति से देख रहा था, उससे मेरे मन का अवरुद्ध बांध खुल गया। क्या यह अनिवार्य है कि एक पुरुष और स्त्री में एक ही प्रकार का संबंध हो? डॉक्टर कुमार मेरे जीवन में नए आयाम लाए हैं। उन्होंने जीवन के प्रति मुझे नई दृष्टि दी है। मुझे एकाएक ही लगने लगा कि मेरा जीवन कितना खोखला और बेमानी सा था, यूं ही निरर्थक, खोया हुआ सा। मैं ऐसे प्राणी की तरह हूं जो एक बार पीड़ा की गहराई में डूब चुका हो और फिर ऊपर आने के बाद उसे सब बड़ा ही कृत्रिम लगता है। मुझे एकाएक लगा कि व्यर्थ ही स्टड को उबा रही हूं। मैं चुप हो गई, पर मेरी आंखों में आंसुओं की परत उतर आई। मुझे लगता है कि मैं मात्र भटकन हूं, इस अवास्तविक लगने वाले माया जाल से निकल भागने को आकुल। मैं जो हूं, वह मेरे शरीर में जन्मा नया कोई अपरिचित है। उसमें तपस्वी की भांति एकाग्रता है, एक गूढ़ लीनता है। प्रत्येक विचार, प्रत्येक प्रश्वास का केंद्र एक है। भाभी का मुख मुझे दूर, बहुत दूर लगता है। स्टड, धीरेन्द्र बहुत पहले स्वप्न में देखे धूमिल चेहरों से लगते हैं। फिर मेरी आंखों के आगे से कोहरा हट जाता है और स्टड के मुख पर कुछ परेशानी सी आती है। धीरेन्द्र मेरी मेज के पास आकर खड़ा हो जाता है। श्यामा अपनी जगह बैठी बैठी मुझे ताकती रहती है। लाइब्रेरी में पंखे घर्र घर्र करते हुए चलते हैं, तेज बत्तियां जलती हैं। कभी कभी बादल बरसकर फूलों की पंखुड़ियां बिखरा जाते हैं। दीवारों में नमी आती जाती है और किताबों के अंबार से विचित्र गीली गीली महक आती है और मैं खो सी जाती हूँ। उस बुध को बहुत ही उत्फुल्लित मैं उनसे मिलने गई थी। वह शायद क्लास ले रहे थे और मैं बाहर खड़ी हुई बरामदे में पत्थर से तराशे हुए कमल के फूलों को देख रही थी। 1 सप्ताह पहले मैंने दूसरा अध्याय लिखकर उन्हें दिया था, उसी को लेने आई हुई थी। कमल के फूलों को देखते देखते उकता गई तो मैं अनार के वृक्ष के पास जाकर एक लाल फूल को तोड़ लाई और उसे अंगुलियों में नचाने लगी। चपरासी ने बाहर झांका और मुझसे कहा, चलिए, साहब बुला रहे हैं।
उनकी कठोर मुद्रा देख मेरी मुस्कान खो गई और मैं सशंक उन्हें देखने लगी। उन्होंने मेरे लिखे हुए पृष्ठ मेरी ओर खिसका दिए और कहा, तुम्हारी रुचि इस ओर नहीं है तो मैं राय दूंगा कि तुम रिसर्च छोड़ दो। मैं हतबुद्धि उन्हें देखती रह गई। कुछ देर बाद जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरे हाथ कांप रहे थे और आंसू भरी आंखों की दृष्टि धुंधली पड़ गई थी। मैं उनके कमरे के पीछे की सीढ़ियों पर बैठ गई और अपनी हथेली आंखों पर रख ली। उनके इस अकारण क्रोध ने मेरा सारा ज्ञान हर लिया था। उनकी इस प्रताड़ना ने मेरे मन को कितना आहत किया है वह नहीं जान सकेंगे। मेरे हाथ से खिसककर पृष्ठ नीचे गिर गए थे। उन्हें झुककर समेटते हुए मेरी दृष्टि मार्जिन में लगे गहरे निशानों पर पड़ी। अनार के फूल वैसे ही लाल थे, पर मेरी सारी खुशी कहीं डूब गई थी। मैं बार बार उन पृष्ठों को उलटती, पर समझ न पाती कि डॉक्टर कुमार इतने अधिक नाराज क्यों हो गए। श्यामा के प्रति वह बहुत उदार हैं। कभी मेरी गलतियों को भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह समझाया था। मेरी रुचि इस ओर नहीं है ऐसा वह कैसे कह सके। इधर मैं कितना श्रम कर रही थी मेरा हारा थका शरीर ही जानता था। मैं इसी उलझन में फंसी रही। कभी कभी रो पड़ती और स्वयं ही आंसू पोंछ लेती। मेरी शब्दावली में कुछ शब्द नए अर्थ लेकर आए थे। प्लेजर और पेन, यह सुख यह पीड़ा मैंने पहले कहाँ जानी थी। डिपार्टमेंट के किसी भी समारोह में एकत्रित जनसमूह को पार कर अचानक उनकी दृष्टि का मुझसे मिल जाना और अपनापन लिए उनका हल्के से मुस्कुरा देना, किसी से यह सुनना कि डॉक्टर कुमार ने मेरे लिखे चैप्टर की प्रशंसा की है, मुझे सुख के चरम शिखर तक पहुंचा देता। उनके घर जाती और वहां पता चलता कि वह कहीं बाहर गए हैं। उनसे कुछ पूछना होता और चपरासी से पता लगता कि वह अभी क्लास ले रहे हैं और उसके बाद फैकल्टी की मीटिंग में जाएंगे। मेरे लिए सूरज एकाएक ही ढल जाता। जीवन की उपलब्धियां कितनी बदल गई थीं। प्रत्येक अनुभव का नया दृष्टिकोण, प्रत्येक संवेदना में एक पैनापन। मैं जैसे एक फूल थी जिसकी पंखुड़ियों का रंग अनायास ही चटक हो आया हो। मुझे यह सब उन्होंने दिया था और मैं उनके प्रति आभारी थी। और तभी मिसेस कुमार ने मुझे बुला भेजा। डॉक्टर कुमार के सम्मुख कैसे पढ़ सकूंगी, मैं यही सोचती रही। क्या मैं फिर न रो पड़ूंगी? पर मिसेस कुमार के निमंत्रण की अवहेलना करना मुझसे न हुआ। वह सदा की तरह बड़े स्नेह से मुझसे मिली और बोली, आज विनय का जन्मदिन है, 15 साल का हो गया। वह बोर्डिंग में है, फिर भी कुछ किए बिना मन नहीं मानता। चलो तुम मिठाई खा लो। डॉक्टर साहब से सुबह ही कहा था कि तुम्हें बुलवा दें। उन्होंने कहा कि वह मुझसे बहुत नाराज है, नहीं आएगी। फिर वह कुछ हंसकर बोली, तुम पर डॉक्टर साहब बहुत बिगड़ गए थे, घर आकर बहुत पछताते रहे। मन ही मन बहुत बुरा लगता रहा। क्या करें, तबीयत ही ठीक नहीं रहती। सिर का दर्द ऐसा लगा है कि जड़ से जाता ही नहीं। इतना कहती हूं कि छुट्टी ले लो, सुनते ही नहीं। तबीयत ठीक नहीं रहती क्या? मैंने पूछा। एकदम पीले तो पड़ते जा रहे हैं, काम भी तो इतना है, फिर स्वभाव ऐसा है कि हर एक की चिंता रहती है। तुम कई दिन तक नहीं आती तो वह मुझसे पूछने लगते हैं। उस दिन लौटकर बोले, मैं बेकार उस पर इतना नाराज हो गया। वह रो पड़ी तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह कितने दुलार से पाली गई है। मेरा रोम रोम सजग हो उनकी बात सुन रहा था। वह कहती गई, बोले, इतनी इंटेलिजेंट है पर मन लगाकर पढ़ेगी नहीं, लड़कों के साथ घूमेगी। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मेरे विभाग की किसी लड़की को ऐसा कहा जाए, यह मुझे सह नहीं। अच्छा सच, तुम्हें बहुत बुरी लग गई थी उनकी बातें? उस वक्त तो मुझे रुलाई आ गई थी, पर डॉक्टर साहब की बातों का बुरा मानने का प्रश्न ही नहीं उठता। वह मेरे श्रद्धेय हैं। उस रात तुम पार्टी में गई थी, 6-7 लड़के थे और तुम थी। उन्होंने भी देखा था, उसी पर नाराज थे। तब मैं समझी
जाने से पहले स्टड ने पार्टी दी थी। मुझे बहुत आग्रह से बुलाया था। अगले दिन बुध था और मेरा मन बहुत हल्का और उत्कंठित था। बहुत दिन बाद मैं इतने चाव से तैयार होकर कहीं गई थी। हम लोग बहुत हंसे थे, बहुत बातें की थी और बहुत देर तक वहां बैठे रहे थे। पर मेरे उल्लास का स्रोत वह न था, वह तो केवल उसकी अभिव्यक्ति थी। इन सब बातों का ख्याल रखा करो, मिसेस कुमार ने मुझे प्यार से समझाया। तभी बाहर कार रुकी और डॉक्टर कुमार अंदर आए। एक पल ठिठके, मैं उठकर खड़ी हो गई और उन्हें नमस्कार किया। इतनी मुश्किल से मना पाई हूं, मिसेस कुमार ने मेरी ओर देख हंसकर कहा। डॉक्टर कुमार मुस्कुराए और अपने कमरे की ओर चले गए। उस मुस्कान ने मुझे एक बड़ी मीठी दास्ता के पाश में बांध लिया। हृदय और चित्त पर पड़ा गहरा मालिन्य एकाएक कच्चे रंग की तरह धुल गया और मैं अपने को बहुत हल्का हल्का अनुभव करने लगी। वर्षांत, आकाश में सफेद बादलों की चहल पहल, हवा में शरद के आगमन का प्रथम संदेश। मैं किताब खोले पेंसिल दांतों से चबाती उन्मन बैठी रहती। जीवन के सारे दीपक जैसे एक साथ ही बुझ गए थे और मैं उस निविड़ अंधकार में डूब गई थी। पुत्र जन्मोत्सव पर बड़ी भाभी ने मुझे बंबई बुलाया। बड़े भैया ने विजय वाली बात के लिए मुझे अभी भी क्षमा नहीं किया था। नगर से बाहर जाने के लिए मुझे डॉक्टर कुमार की आज्ञा लेनी थी। पिछले कुछ सप्ताह से वह छुट्टी पर थे, जिससे उनसे मिलने का क्रम भी टूट गया था। मैं उनसे मिलने घर गई तो वह इतने पीले और शक्तिहीन लग रहे थे कि मैं धक से रह गई। वह मुझे अनायास आया देख विस्मित हुए। तुम नीलांजना? उनकी स्वागत की मुस्कान में बड़ी दुर्बलता थी, पर उनकी आंखें सदा की तरह दीप उठीं। मैं उनके पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर वह मुझे देखते रहे, फिर उन्होंने पूछा, कुछ पढ़ लिख रही हो? इधर मन बड़ा अस्थिर रहा, सुव्यवस्थित रीति से कुछ भी नहीं कर पाई। उन्होंने धीरे से कहा, तुमसे मुझे बड़ी आशाएं हैं, तुम काम में लगी रहना। मैंने उन्हें अपने आने का प्रयोजन बताया। इतनी सी ही बात करने में वह थक से गए। उनकी पलकें नीचे झंपाईं और वह बहुत देर मौन बैठे रहे। फिर उन्होंने आंखें खोलकर मुझे देखा और कहा, अच्छा है, चली जाओ, जल्दी ही लौटोगी ना? वह जैसे पीड़ा की गहराइयों में भटक गए थे। मैं पलकें नीचे किए विकल हो अपनी अंगूठी उतारने चढ़ाने लगी। मैं उनसे विदा लेने के लिए उठी तो मेरे बहुत मना करने पर भी वह बाहर तक पहुंचाने आए। बंबई में भैया के घर में बड़ी चहल पहल थी। तमाम संबंधी आए हुए थे, क्योंकि कई लड़कियों के बाद वह पहला पुत्र हुआ था। उस भीड़ भाड़ में मैंने अपने को सायास डुबो दिया, पर उस कोलाहल के बीच भी पार्थक्य की तीव्र भावना मुझे उद्विग्न करती रही। नई स्पोर्ट्स कार लिए विजय की सरगर्मी पर मुझे अब हंसी भी न आती। बड़ी भाभी मुझे जड़ाऊ हार देना चाहती थी और जिस दिन श्यामा का पत्र आया उस दिन तैयार हो मैं हार पसंद करने जा रही थी। मैं कपड़े पहनकर बाहर निकली तो मेज पर उसका पत्र पड़ा था। बिना किसी लंबी भूमिका के उसने लिखा था, डॉक्टर कुमार को डॉक्टरों ने ब्रेन ट्यूमर बताया है। अभी तो वह बंबई जा रहे हैं, बाद में यदि हुआ तो कहीं और जाना पड़ेगा। मैंने उन पंक्तियों को बार बार पढ़ा। भय जैसे एक तरल पदार्थ था जिसे मैं अपने शिराओं में घुलते, अपने रोमों में भिदते अनुभव कर रही थी। मेरी भिजी हुई मुट्ठी में कागज का कड़ापन, मेरी साड़ी पकड़कर खींचती हट करती रुचि। बुआ, हमें भी ले चलो, हम भी चलेंगे बुआ। उस क्षण मैं अपूर्व दृष्टिवान हो गई और भविष्य में क्या है यह मैंने स्पष्ट रूप से देख लिया। मैं उन्हें देखकर सिहर उठी। उनके इर्द गिर्द कैसी भयावह छायाएं डोल रही थीं। तीव्र पीड़ा के कारण निचड़ा हुआ चेहरा, उनकी मुंदी हुई पलकें मैं निश्चल खड़ी देखती रही और आशंका की निर्मम उंगलियों ने मेरी आशा और विश्वास को नोचकर फेंक दिया। मिसेस कुमार फूट फूट कर रो रही थीं। उन्हें तो सब कुछ मिला था, उनके जीवन के इतने वर्ष, उनका पुत्र,
वह रो रही थी और मैं चुप थी। लोग उन्हें धैर्य बंधा रहे थे और मैं देख रही थी। कागज के उस भूरे पैकेट को मैंने खोला। मुझमें जिज्ञासा नहीं, कोई भी भाव नहीं, केवल अंतरात्मा तक भिद गई उदासीनता। कागज फटने की चर्र और एक नई किताब मेरे हाथों में है। मैंने उसका शीर्षक पढ़ा और मेरे एकाएक निर्जीव हो आए हाथों में वह थमी रह गई। पर मैं रोऊंगी नहीं। यह कैसी अपूर्व शांति मेरे ऊपर छा गई है, यह कैसी परितृप्ति का बोध। मैं किताब हाथ में लिए उजली धूप में बैठी हूं। उसका समर्पण का पृष्ठ मेरे सामने खुला है। टू दैट अदर वन, उस दूसरी को अक्षर कहते हैं। और एक मृदु दृष्टि बार बार मुझसे कह रही है, तुम नीलांजना, तुम ही तो थी वह दूसरी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।